अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारा इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के रोज़ एंड चंबेली गार्डन में। यहाँ आने की बहुत ख़ास वजह है, लेकिन आप पहले इस बाग को थोड़ा सा देखें और फिर हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये रोज़ एंड चंबेली गार्डन है और देखें, धूप होते ही आज सब लोग यहाँ आ गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं और देख रहे हैं सब लोग अपने दोस्तों के साथ जमघटे लगा लगा कर यहाँ बैठे हैं और जोक दर जोक अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और यहाँ की पुरफ़ज़ा माहौल में आबो हवा का और धूप का जो है ना खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। और अभी तो धूप निकली ही है 2-3 दिन के बाद और सब लोग आ गए हैं। हम भी यहाँ एक मकसद के तहत आए हैं और वो मकसद हम अभी आपको बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारा टीवी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, रोज़ एंड चंबेली गार्डन नाम तो सुना होगा। आज से तकरीबन 10 महीने पहले, 10 महीने से भी कम पहले, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाया था, बाबरा रिजवी ने। बाबरा रिजवी का मुझे फ़ोन आया, क्या कर रही हो? ऑफिस में बैठी हूँ। मैंने कहा, कहती अच्छा मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? कहती बस अपनी किताब लेकर आना आपने मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, किताब तो पड़ी हुई है गाड़ी में, किताब आपको मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा कहाँ आना है? कहती नहीं मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुमने नहीं आना। ठीक है साथियों, उसने मुझे मेरे ऑफिस से पिक किया। उसने मुझे ये गुलाब और चंगेली का गार्डन दिखाया। यहाँ हमने चाय पी और वो एक किताब लिखने जा रही थी और उसमें सबसे पहले उसने मेरा इंटरव्यू किया। साथियों, बाबरा रिजवी एक सीनियर जर्नलिस्ट थी और वो कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ते लड़ते जीत गई। और जीतने के बाद उसने ये सोचा कि बजाय इसके कि वो मुलाजमत में जाए, बजाय इसके कि वो अखबारात ज्वाइन करे, बजाय इसके कि वो दोबारा से एक नया काम शुरू करे, उसने सोचा कि वो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता शख्सियात के हवाले से और अपने तजर्बात के हवाले से कुछ लिखे। और साथियों, उसने काम शुरू कर दिया और मेरा इंटरव्यू किया और उसके तकरीबन 15 दिन के बाद वो हम में नहीं रही। वो सेहतमंद होकर उस हस्ती के पास जाना चाहती थी जिसने उसे सेहतमंद इस दुनिया में भेजा था। वो हस्ती खेलती जाना चाहती थी अल्लाह मियाँ के पास, जैसे कि वो हस्ती खेलती इस दुनिया में आई थी और 400 अपनी मुस्कुराहटें बखेरती थी। बहुत जल्दी वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई, लेकिन उसके बाद उसकी बड़ी बहन, हम सब की बड़ी बहन मलका रिजवी साहिबा ने उसका अधूरा मिशन पूरा किया और उसकी लिखी हुई 2 किताबें, इंकशाफ, सब टाइटल मेरी आवाज़ सुनो, शाया किया। और उसकी दूसरी किताब रुखे शनासाई, सब टाइटल मेरी आवाज़ सुनो, शाया किया। साथियों, अभी हम आपको दिखाते हैं बाबरा रिजवी के साथ जो मेरी पिछली मुलाकात थी इसी बाग में, और आज मैं उसको मिस कर रही हूँ यहाँ और उसकी यादों को मैं ताज़ा करने आई हूँ। कुछ आप उसकी तस्वीरें देखिए और हमारे साथ रहिएगा। बाकी तस्वीर हैं और हम उस मीटिंग में, चूँकि तकरीबन 2-3 साल के बाद मिले थे। मैं भी एक एक्सीडेंट से गुजरी थी और वो एक ऐसी बीमारी से जिसमें मौत से लड़ना, ज़िंदगी को देखना और साथ साथ उसको एक ही गम खाया जा रहा था। वो जानती थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसे ये गम खाया जा रहा था कि उसकी जो माँ, उसकी बाप, उसकी बहन, उसके भाई, उसके दोस्त, उसकी तमाम दुनिया जो एक शख्सियत में
मौजूद थी। एक शख्सियत जो है उसके लिए तमाम दुनिया थी, तमाम कायनात थी, उसकी बड़ी बातचीत, वो कैसे इस दुनिया में रहेगी। यही गम जो है उसे ज़िंदगी में वापस ले आया, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है उसके सामने सर तस्लीमें कम करना ही होता है। साथियों, बाबरा रिजवी का थोड़ा सा तारुफ जो इस किताब में मौजूद है वो मैं आपको सुनाती हूँ। सैयदा बाबरा रिजवी, और ये कि आज जब हम अपना किताब गर्दी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और ये एक अनोखी किताब गर्दी है जो आज मैं अपनी साहबाए किताब और अपनी उस दोस्त जो कि मुझे 2002 से मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई कि मुझे मुल्तान में जब कोई काम होता था तो भी मैं उसे याद करती थी। मुझे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में कहीं भी काम होता था तो भी मैं उसे याद करती थी। और उसके जो इर्द गिर्द तमाम मुखलिस दोस्त मौजूद थे, जिनमें मरूफ गुलकार जवाद साहब थे, नीलोफर बख्तियार साहिबा थी, और ऐसे ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी में मौजूद थे कि उसकी मिस कॉल देखते थे तो उसे कॉल बैक करते थे। बहुत 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 खूबसूरत शख्सियत के मालिक थी। उनका तारुफ जो है वो अरशद मलिक साहब ने लिखा है, रुखे शनासाई मेरी आवाज़ सुनो में। सैयदा बाबरा रिजवी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गोया कि वो एक सीनियर जर्नलिस्ट थी, मगर इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़े कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरियत के दरमियान आंख मचोली का मंजर सब पर आया है, लेकिन सब खामोश रहते हैं। वैसे मेरी अपनी आ रहा है। सहाफ़त कोई आसान काम नहीं। तारीख के अवराक पलट के देखा जाए तो दिल में एक गम की कैफियत उभर आती है, क्योंकि हक़ को, सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने पर कई सहाफ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त, जिल्ला वतनी और तहरीर पर पाबंदियाँ, ये सब माजी के कलमकार को देखना पड़ा। मगर इसके बावजूद कलमी जहाद का सिलसिला ना रुका है ना रुकेगा। सैयदा बाबरा रिजवी की काविश काबिल सताइश है। सिन्फ नाजुक का ताना सुनने वाली हमारे समाज की औरत हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। सैयदा बाबरा रिजवी ने सहाफ़त में कामयाबी के जौहर दिखाकर औरतों को ये पैगाम दिया कि अज़्म और हिम्मत से काम लिया जाए तो मुश्किलात खुद ब खुद रास्ते से हट जाती हैं। इस बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि सैयदा बाबरा रिजवी आज हम में नहीं, लेकिन उनका सरमाया तहरीर रुखे शनासाई की सूरत में एक रहनुमा की तरह मौजूद है। और चूँकि ये पब्लिशर हैं हमारे उस अदारे के जिसने बाबरा रिजवी की किताब शाया की, और उन्होंने ये लिखा है कि अदारा सैयदा बाबरा रिजवी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करता है और इनके दर्जात की बुलंदी के दुआ गो है। बहुत ही खूबसूरत टाइटल, बहुत ही खूबसूरत ये जन्नत की शहजादी, और बहुत ही खूबसूरत टाइटल। एक बार फिर रुखे शनासाई। सैयदा बाबरा रिजवी सीनियर जर्नलिस्ट के हवाले से एक मुस्कुराता चेहरा एक दफ़ा फिर देखें सैयदा बाबरा रिजवी का। साथियों, मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं इसके वर्क इसी फ्लो के साथ पढ़ूं जिसके साथ मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको इनके टाइटल बताती हूँ और सब टाइटल्स से आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, सबा टवाना मारवी साहिबा ने इनका बाबरा रिजवी का जो तारुफ लिखा है, तारुफ आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश किए देती हूँ। बाबरा रिजवी ने शोबे सहाफ़त का सफ़र 1999 में रोज़नामा दिन से शुरू किया, जिसके बाद ख़बरें, पाकिस्तान, जिना, आजकल और दीगर अखबारात में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। वो जंग में भी रहीं। उन्होंने कम वक्त में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत नाम कमाया। उन्होंने ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ और बच्चों पर जिनसी हरासा किए जाने पर रिपोर्टिंग की और मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, जिसके सिले में इन्हें 2005 में सदारती अवार्ड फातिमा जना गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
जबकि 2010 में इन्हें वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से बेनज़ीर एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। बाबरा, मुझे याद है जब तुम्हें सारे अवार्ड मिले थे और हम उसकी ट्रीट किया करते थे। अब तुम्हारी 2 किताबें आ गई हैं, अब ट्रीट किसके साथ करें, ज़रा बताओ ना। मेरी आवाज़ सुनो सबको कहती हो, अब बताओ ना कि हम किसको अपनी आवाज़ सुनाएं। बाबरा रिजवी ने इस दौर में रिपोर्टिंग की जब ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी। उन्होंने ड्राइंग रूम की सहाफ़त के बजाय फील्ड में जाने को तरजीह दी। इनकी रिपोर्टिंग में 8 अक्टूबर 2008 का ज़लज़ला, 100 साल बाद रावलपिंडी में आने वाला सैलाब, लाल मस्जिद का वाक़या। इन्होंने लाल मस्जिद की रिपोर्टिंग के दौरान बरसती गोलियों में भी अपनी ड्यूटी निभाई। इनका कहना था कि मैं अपने सीनियर से बहुत कुछ सीख रही हूँ। दौरान सहाफ़त उन्होंने कभी येलो जर्नलिज़म का साथ नहीं दिया, बल्कि गरीबों की आवाज़ बनकर सच का अलम बुलंद किया, जिस पर इन्हें मुतअद्दिद बार जान से मारने की धमकियां भी दी गईं, लेकिन वो हक के रास्ते पर साबित कदम रहीं। उन्होंने मीडिया हाउसेज में ख़वातीन के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की आवाज़ बुलंद की। वो प्रेस क्लब और यूनियन की सतह पर 12 एग्जेक्टिव ओहदों पर भी रहीं। बाबरा रिजवी ने PTV वर्ल्ड के प्रोग्राम किसान टाइम में काम किया, अरोज टीवी में 6 माह रिपोर्टिंग की, चाइना, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड के दौरे भी किए और इनकी सहाफ़त और शकाफ़त का मुशाहिदा किया। बाबरा रिजवी ने अपने बाद आने वाली ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए आसान राहें बहाल की और काम में हमेशा इनकी मदद की। उन्होंने अपने एडिटरों में उस एडिटर का नाम लिया जा रहा है जो एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे। जब हम उनके साथ काम करते थे तो लगता था कि अतारे ही में मौजूद जो हमें मुख्तलिफ रवैयों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये एक चेहरा जब सामने आता है तो वह सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की तमाम शऊर, तमाम बातें और तमाम एक्सपोजर जो है वो अपने हर एक रिपोर्टर को ऐसे अजबर करवाना चाहते थे कि लगता था कि हम कोई प्राइमरी के बच्चे हैं और ये जो हैं ये हमारे बहुत बड़े टीचर हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है अदनान शाहिद मरहूम की। उन्होंने अपने एडिटरों में, जिनमें अदनान शाहिद मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत कम उम्री में वो भी हमें छोड़ के चले गए, उनके जाने के भी दिन ना थे। खुशनूद अली ख़ान और वदूद कुरैशी से 12 तारीफ़ी असनाद भी हासिल की। उनका एक पहलू ये भी है कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक हसास शायरा और नसर निगार भी थे और उन्होंने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया बल्कि हक का साथ दिया। साथियों, सबा टवाना मारवी साहिबा ने जिस तरीके से अल्फाज की महारत इस्तेमाल की है, मैं समझती हूँ कि मैं बाबरा की जितनी भी बातें करती वो कम थी और जितनी भी वो करती इस तरीके से मैं उसका तारुफ नहीं पेश कर सकती थी जितने कम अल्फाज में उसने तारुफ इनका बाबरा का पेश किया। साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस किताब में फहरिस्त क्या क्या है और क्या क्या बाबरा रिजवी ने बयान किया, जिसमें बाबरा का तारुफ, चीन में 11 दिन, चीन में 3 करोड़ आबादी गुर्बत का शिकार है, लाइट एंड फायर, एडिटर साहिबान के इसरार पर लिखे गए कालमों से इंतखाब, इमरान खान, महातीर मोहम्मद जैसी क़यादत, ये लम्हा फ़िक्रिया है, माओ के आलमी दिन की तारीख, औरत आज भी जबर का शिकार है, ये किसने मुझे कारोकारी किया, महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया, आवाम हुक्मरानों की बेहिसी पर नाला, मौजूदा साल में बड़ी तब्दीलियां रूनमा होंगी, रावलपिंडी शहर में कब्जा ग्रुप सरगर्म, मंजर सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब गौर फरमाएं, नीलोफर बख्तियार मुशीर वज़ीर आज़म का
दौरा मुजफ्फराबाद। साथियों, ये उनकी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे कालम और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स इसमें शाया है कि ये जो किताब है, अगर हम इसे सहाफ़त की गाइडलाइन कहें तो बेजाना होगा। नीलोफर बख्तियार मुशीर वज़ीर आज़म का दौरा मुजफ्फराबाद, कौमी असम्बली का इजलास या फैशन शो, चंद अहम सियासी शख्सियात के इंटरव्यूज़ में से इंतखाब। नीलोफर बख्तियार फैमिली इंटरव्यू, अब्दुस्तार एदी और बल्कीस एदी साहिबा का इंटरव्यू, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फरजाना राजा, मोहतरमा कलसूम नवाज़, मरियम सफदर, एहसन इकबाल, गौहर अयूब, जुबैदा जलाल, बेगम फौजिया गेलानी खातून अव्वल और अपने शहर मुल्तान की एक हसीन खातून, एक खूबसूरत शख्सियत, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली राहिला टावाना, रुकन कौमी असम्बली और मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड सुमेरा मलिक, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी फौजिया वहाब, कशमाला तारिक, एक बार फिर खूबसूरत शख्सियत। और ये वाकई वो लोग हैं साथियों, ये वो लोग हैं जो समझते थे सहाफ़त को और सहाफ़ियों को, और उनको ये पता होता था कि मेरिट पे ये खबरें लगाएंगे और मेरिट पे किसी का इंटरव्यू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, एक नारा जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया की जितनी भी तहरीकें आज चलती रहें, लेकिन सोशल मीडिया जिस वक्त इन नहीं था उस वक्त से लेकर अब तक भी जो सबसे मकबूल तरीन नारा है वो एक ही नारा है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। इवन कि आपको एक वाक़या बताती चलूँ कि मैं पिछले दिनों में एक बहुत अहम शख्सियत का इंटरव्यू करने गई थी, तो उनसे ज़बान की रवानी में निकल गया कि जब हम अपने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, जब हम अपने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसे किया और कहा प्लीज़ 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 कैमरा बंद कर दें, क्योंकि वज़ीर आज़म तो इमरान खान है। तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो अभी भी लोगों के दिलों में वज़ीर आज़म हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। बाबरा रिजवी की किताब ज़ेरे नज़र जो किताब है रुखे शनासाई, उसमें से आपको और भी टॉपिक बताते हैं। चंद अहम शख्सियात का इंटरव्यू, पेश लफ्ज़ हामिद मीर मारूफ एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अली शेर अपनी बात नियो टीवी से, और सीनियर जर्नलिस्ट अली शेर ने हमारे साथ 2002 में ख़बरें में भी काम किया था मुल्तान में, और वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं बहुत अच्छे भाई भी हैं हमारे। साथियों, उन्होंने लिखा है सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट इंचार्ज फ़ोटो सेक्शन जिना चौधरी सगीर अहमद, हमारी बहुत ही हरदिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाही साहिबा और जर्नलिस्ट इमराना कोमल का उसने ज़रा नवाजी है उनकी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है कि मुझे भी उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किया। एंकर पर्सन जियो टीवी नेटवर्क आसमा शराजी, मोहतरमा रुबाब आयशा, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद का फैमिली इंटरव्यू, शाहीना अकबर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, शबाना रसालत टेक्सला की पहली खातून जज, मिर्ज़ा शाहिद बेग जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला का फैमिली इंटरव्यू, मैडम शफकत सुल्ताना सदर फर्स्ट वीमन बैंक, नुमेरा सलीम पाकिस्तान की पहली खला नोट खातून। साथियों, ये किताब मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ इसका टॉपिक आपके अट्रैक्शन के लिए पढ़ रही हूँ। आपको हम एड्रेस देंगे कि अगर आपको ये किताब चाहिए होगी, अगर नहीं आपको ये किताब चाहिए होगी तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। शोबिज़ और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली चंद अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़, हमारी प्यारी शायरा सबा टवाना मारवी साहिबा, शबनम शकील शायरा, अहमद फराज शायर, गुलूकार जवाद अहमद, जो मैंने आपको बताया कि वो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बल्कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो अच्छे समाजी काम भी करते हैं और सिंगिंग तो उनका है ही है।
अताउल्लाह ईसा खेलवी, गुलकार रऊफ खालिद, प्रोड्यूसर ड्रामा राइटर फारूक कैसर, अंकल सरगम का फैमिली इंटरव्यू। और बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज, रुखे शनासाई लाइट एंड फायर, और उन्होंने लिखा है जिस्म फरोशी शौक या मजबूरी। साथियों, ये किताब नहीं, ये समंदर है और समंदर में तैरना किसी तैराक का ही काम है। और इस किताब गर्दी के सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि मैं रोज़ाना भी अगर इसके एक टॉपिक का प्रोग्राम करूँ तो आप जो है वो इसको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब हमसे हासिल करें ताकि बाबरा रिजवी साहिबा की जो बाजी हैं मलका रिजवी साहिबा, उनको अच्छा लगे कि उनकी बहन की किताब की फरमाइश आ रही है और वो बहुत खुश होती हैं सबको अपनी बहन की किताब का तोहफ़ा देकर। इस किताब की बैक पेज पे बाबरा रिजवी की एक चीज़, एक कोड, एक कॉल और सुनहरी हरूफ कुछ लिखे हैं। बाबरा रिजवी कहती हैं, सहाफ़त एक इबादत है, सहाफ़त एक इबादत है अगर जज्बे से की जाए, सहाफ़त एक इबादत है अगर जज्बे से की जाए, कलम को सच से मत रोको यूँ चाहे जान भी जाए, कलम को सच से मत रोको यूँ चाहे जान भी जाए। और इस राह हक पर उसकी जान चली गई, बहुत सारे गिले शिकवे वो लेकर गई। साथियों के साथ, साथियों को जब मालूम हुआ कि वो बीमार है तो उसे बहुत सारे लोग किनारा कश थे कि कहीं उससे उसके इलाज के लिए कुछ करना ना पड़ जाए। यहाँ तक कि इसी बाग में बैठकर बाबरा रिजवी ने मुझे बताया कि वो तमाम उम्र बैतुल माल की बीट करती रही। उसने अपनी कुछ दोस्तों को जब बुलाया कि भाई, उसकी बाजी ने जब बुलाया कि देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी जो एप्लीकेशन है वो बैतुल माल में भिजवा दी कि इसकी कोई इमदाद की जाए। बाबरा रिजवी ने एक ही बात हमेशा की कि वो सैयदा हैं और सैयद ज़कात और खैरात नहीं लेते। वो हर किस्म की इमदाद और हर किस्म की मावनत को यूँ समझते थे जैसे उनको गाली दी जा रही हो। वो मोहब्बतों की भूखी थी, वो मरीज़ मोहब्बत थी, उसका इलाज मोहब्बत था, उसका ईमान मोहब्बत था और उसे आज भी अगर चाहिए तो मोहब्बतों की यादें चाहिए। साथियों, हम इस किताब के कुछ पेजेस जो हैं वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और बंजारन टीवी को देखते रहिएगा क्योंकि हम अगले सेगमेंट में आपको